वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना के बारे में। तो इस योजना को आमतौर पे लोग नल जल योजना के नाम से जानते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि नल जल योजना में जो कंस्ट्रक्शंस होती है रूरल पाइप्ड अंडर मुख्यमंत्री ग्रामीण योजना में जो कंस्ट्रक्शन होती है वो कैसे होती है, क्या क्या उसके प्रोसेस होते हैं। ये जो योजना है ये 200 घरों के लिए ये पूरा सिस्टम यहाँ पे दिया गया है कि जो भी यहाँ पे डेटा है वो 200 घरों के लिए है। तो 200 घरों में जल सप्लाई के लिए, वाटर सप्लाई के लिए जो भी सिस्टम लगाने हैं, जैसे वाटर टैंक इंस्टॉल करना है, पंप लगाना है, बोरिंग कराना है और जो भी वहाँ पाइप बिछानी है, उन सब के बारे में इसमें पूरा डिटेल दिया हुआ है। तो पहले जो मॉड्यूल्स हैं अलग अलग, जैसे कि जो टैंक बनाना है वो किस तरीके से बनाना है, उसके बाद जो बोरिंग लगाने हैं वो कितने लेंथ के होने चाहिए, कैसा होना चाहिए, कौन से कंपनी का उसमें मोटर लगाना है, पंप लगाना है, उसके बाद जो पाइप हमारे लगाने हैं रोड के अंदर में वो कितने गहराई में होने चाहिए, उनके बारे में सारा इसमें डिटेल दिया हुआ है। वहाँ पे जैसे हमें दिख रहा है नेम ऑफ वर्क, मतलब कंस्ट्रक्शन है ये वाटर सप्लाई के लिए जो स्कीम है उसके लिए, जिसमें 200 घरों में ये पूरा सप्लाई देना है। तो उसके लिए जो स्कीम है कि क्या क्या यहाँ पे लगाना है, 1 बाई 1 यहाँ पे दिया हुआ है, 1 2 3 करके यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमें 150 mm इंटू 100 mm इंटू 125 mm डीप ट्यूबवेल बनाना है। ट्यूबवेल बनाना है, उसके बारे में पूरा ये डिटेल दिया हुआ है कि 125 मीटर ये लंबा होना चाहिए। तो यहाँ पे उसके बाद आपको दिख रहा होगा कि कंस्ट्रक्शन ऑफ मशीनरी चैम्बर, तो यहाँ पे 100 इंटू 75 सेंटीमीटर इनसाइड ये ब्रिक वर्क होना चाहिए, मतलब कि जो पूरा चैम्बर होगा वो कैसे बनाना है कि वो क्या सीमेंट का होगा, 4 कोर्स सैंड होगा, मतलब कितना उसमें सैंड लगेगा, कितना क्या करना है, कितनी लंबाई चौड़ाई होगी, उसके बारे में यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है। तो ये जितना यहाँ पे डिटेल दिख रहा है इन सबको 1 बाई 1 करके नीचे पूरा डिटेल दिया हुआ है। ये एक हेडिंग है कि हाँ, पहले जैसे मैंने बोला ना कि मॉड्यूल वाइज ये बांटा हुआ है कि हाँ एक अलग, जैसे कि टैंक जो रखना है 10,000 लीटर का वो एक अलग है, टैंक का क्वालिटी कैसा होना चाहिए तो वो यहाँ पे फिर दिया हुआ है। उसके बाद सप्लाई इंस्टॉलेशन जो होगा, जो सप्लाई होगा घर घर में, वहाँ पे फिर वो कैसा उसमें मतलब क्या यूज करना है, कौन सा पाइप यूज करना है, कितना मोटा होना चाहिए, वो ज़मीन में कितना नीचे होना चाहिए, इस सब के बारे में इसमें डिटेल दिया हुआ है। फिर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि सप्लाई इंस्टॉलेशन में फेज 3 सिंगल फेज का इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, उसके बाद 3 हॉर्स पावर का यहाँ पे एक पंप सेट चाहिए। वो पंप सेट जो है वो केएसबी का या किर्लोस्कर का हो सकता है। आप केएसबी का लेना चाहें या किर्लोस्कर का लेना चाहें, जो अच्छा लगता है, बस वो 3 हॉर्स पावर का होना चाहिए, सिंगल फेज पे वो चलने वाला होना चाहिए। तो ये सारा यहाँ पे दिया हुआ है कि ऐसा जो हमारा मोटर है वाटर सप्लाई के लिए वो होना चाहिए। अब पूरा डिटेल इनका नीचे फिर दिया हुआ है और इनके सामने जो यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब कि ये पूरा जो इंस्टॉलेशन है मोटर का, सिंगल फेज 3 HP मोटर का, कि इसमें क्या होना चाहिए, कितने इसका, और भी जो इसके साथ मॉड्यूल्स होते हैं, जो फिटिंग्स होते हैं, उस सबको मिला के यहाँ पे जो सैंक्शन हुआ है वो 85,094 रुपीज़ हुए हैं। ठीक है, मतलब अप्रॉक्स 85,000 रुपये में ये सारा काम कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे प्रोवाइडिंग हाउस कनेक्शंस, अब उसके बाद हमें हाउस कनेक्शन प्रोवाइड करना है कि हम मान लीजिए कि हमारा टैंक बन गया है, बोरिंग हो गया है, मोटर लग चुका है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें हाउस कनेक्शन देना है। तो हाउस कनेक्शंस में यहाँ पे लिखा हुआ है कि 25 mm डाया MDPE और 15 mm CPVC पाइप्स का यूज करना है फिटिंग्स में, जिसमें पूरा कंप्लीट जो और भी फिटिंग्स होते हैं, एल्बो वगैरह, पाइप वगैरह सारा मिला के वो यहाँ पे सैंक्शन हुआ है 3,86,000 रुपये के करीब का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्रोवाइडिंग एंड इरेक्टिंग 8 मीटर हाई स्टेजिंग विद लैडर एंड 60 mm डाया MS बार एज ट्रेड, GI इंक्लोजर हाउस इलेक्ट्रिक स्विच पैनल
ट्रीटमेंट यूनिट ऑफ suitably designed MS section of angle channel। यहाँ पे जो डिटेल है ये नीचे पढ़ते हैं कि इसका क्या पूरा डिटेल आ रहा है। तो चलिए एक एक करके हम पढ़ते हैं। नीचे जो भी ऊपर लिखा हुआ था इंग्लिश में उसका लगभग ट्रांसलेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे जीआई इनक्लोजर को हाउस इलेक्ट्रिक स्विच पैनल और एंगल चैनल आदि के उपयुक्त रूप से डिजाइन किए गए एमएस सेक्शन के ट्रीटमेंट यूनिट के रूप में उपलब्ध कराना है और खड़ा करना है। अब जैसे यहाँ पे जो हमारा ट्यूबवेल होना चाहिए जो हमें बोर कराना है वो कैसा होना चाहिए, यहाँ पे पूरा दिया हुआ है कि बोरवेल जो होना चाहिए वो उसमें पाइप जो यूज करना है वो कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि जो हमारा बोर होगा मोटर के लिए वाटर सप्लाई के लिए जो बोरिंग्स होगी वो 150 मीटर की गहराई तक होनी चाहिए। तो 150 मीटर की गहराई तक हमारा बोरिंग करवाना है। उसके बाद उस बोरिंग में जो लगेगा जो यूज होंगे पाइप्स उनके बारे में यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है कि हाँ 350 mm डाया बोर फ्रॉम GL टू 30 मीटर, मतलब 350 mm का ये जो GL होता है वो 30 ठो यूज होगा यहाँ पे। फिर वही 300 mm का डाया बोर जो कि 30 मीटर से 60 मीटर तक का होगा वो 30 ठो यूज होगा यहाँ पे। इंजीनियर के हिसाब से जो डेप्थ है वो चेक करना होता है कि जैसे 150 मीटर का दिया हुआ है तो 150 मीटर डेप्थ पे अगर पानी अच्छा नहीं आ रहा है तो फिर उसको अप डाउन हम कर सकते हैं 160 मीटर या 140 मीटर या 170 मीटर। फिर इन सब चीज़ों को करने में जो यूज हो रहा है जैसे कि वेल कैप 150 mm डाया वाला वेल कैप, फिर 150 mm डायमीटर का एक MS क्लैंप 1 पेयर वाला, उसके बाद 150 mm का के डायमीटर वाला सेंटर गाइड, और यहाँ पे जो यूज हो रहा है 4 ये चाहिए नंबर्स। तो ये सारा यहाँ पे मेंशन है कि जो ये बनाने में यूज होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे और भी दिया हुआ है कि 100 mm डायमीटर वाला सेंटर गाइड चाहिए। तो टोटल यहाँ पे डिटेल्स दिया हुआ है। जब हमारा बोरिंग हो जाएगा तो उसके बाद हमें टेस्ट कराना है वाटर का, जो वाटर सप्लाई है उसका कैसा क्वालिटी है, तो वो टेस्ट कराना है कि क्वालिटी कैसा है, कैसा पानी आ रहा है, और उसके बाद ही हमारा जो बोरिंग का कंप्लीट वर्क है वो पूरा हो पाएगा। तो ये जो टेस्टर होते हैं आप कहीं से किसी को बुला के पानी का जो होता है pH अगर 7 है तब तो ठीक है, 7 से नीचे या ऊपर होता है pH तो वो पानी अच्छा नहीं है, तो उसके हिसाब से वो चेक कराते रहते हैं बोरिंग के टाइम पे। तो ये करा लेना है, जब ये पानी टेस्ट हो जाएगा तभी जाके आपका बोरिंग का काम कंप्लीट होगा। उसके बाद यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन ड्रिलिंग प्लांट ये टोटल प्लेस करना है, उसके ऊपर से जो भी मतलब एक्चुअल में ये पूरा का पूरा चीज़ आपको कंस्ट्रक्ट करवा लेना है। 150 मीटर का एक बोरिंग करवाना है, उसको कंप्लीट जितना उसका फिटिंग होता है उसको पूरा कर लेना है। उसके बाद उसी का पूरा यहाँ पे अभी तक जो डिटेल्स पढ़े थे हम लोग उसी का यहाँ पे पूरा डिटेल दिया हुआ है कि हाँ ये पूरा बोरिंग कराने का जो खर्चा है वो 1,86,825 रुपया यहाँ पे मेंशन है कि हाँ बोरिंग आप कैसे करा सकते हैं, उसमें क्या क्या यूज होगा। तो एक्चुअली ये पूरा जो बोरिंग वाला सिस्टम है इसमें टोटल यही बात निकल के आती है कि हमें 150 मीटर गहरा बोरिंग करवाना है और उसके ऊपर जो भी उसका होता है उसको कंप्लीट हमें कर लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि जो 4 का बी पार्ट है मॉडल एस्टिमेटेड फॉर सप्लाई इंस्टॉलेशन और सिंगल फेज 3 HP सबमिशन। अब जैसे कि बोरिंग हमारा डल चुका है 150 मीटर लंबा, अब उसमें मोटर लगाना है। तो ज़मीन से 35 मीटर नीचे हमें जो मोटर है पंप है वाटर पंप वो लगाना है। बोरिंग के बाद पंप लगाते हैं तभी तो पानी आएगी ऊपर, तो वो ज़मीन से 35 मीटर गहराई पे लगाना है जो कि 3 HP का होगा, पहले मेंशन था ऊपर, तो ये ध्यान रखना है। तो उनका डिटेल पूरा यहाँ पे दिया हुआ है कि 3 हॉर्स पावर का जो है वो होना चाहिए जिसका डिस्चार्जिंग कैपेसिटी 3.35 IPS होगा, और वो टोटल है 35 मीटर अप्रॉक्स गहरा आपको डालना है, या आप पहले उसको चेक कर सकते हैं कि आप कितना पे डाल सकते हैं। उसके बाद उसका पूरा डिटेल दिया हुआ है कि उसमें GI पाइप यूज करना है जो कि 3 मीटर्स लॉन्ग मीडियम ग्लास का होगा। कॉपर कंडक्टर
जो यूज करना है केबल, अगर हम मोटर लगा दिए हैं नीचे तो उसके बाद उसमें हमें वायर भी चाहिए ना उसको ऊपर से इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करने के लिए, तो उसका डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है कि वो कॉपर कंडक्टर सबमर्सिबल केबल होना चाहिए, तो वो लगाना है। और उसका यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है कि 1x3x2.5 mm का होना चाहिए। उसके बाद यूनियन सॉकेट उसमें यूज करना है वो 50 mm का होना चाहिए। फिर लॉन्ग GI नेपल यूज करना है वो 65 mm का होना चाहिए। फिर GI एल्बो 50 mm का वहाँ पे यूज करना है। फिर MS क्लैंप जो होता है वो 50 mm डायमीटर का होना चाहिए, 2 पेयर्स वाला। फिर उसके बाद यहाँ पे नेपल दिया हुआ है 1 जो 50x2.50 mm लॉन्ग GI नेपल एक यूज करना है। तो ये टोटल इसका यूज है मोटर को पंप से कनेक्ट करने के लिए, पंप को बोर से, बोरवेल जो है उससे कनेक्ट करने के लिए। फिर ट्यूबवेल कैप एक तो यूज होगा उसमें, जो हमारा ट्यूबवेल बना है उसके ऊपर कैप डालना है ताकि ऊपर से कुछ उसमें जा ना सके, वो यहाँ पे दिया हुआ है। फिर 50 mm डायमीटर और 65 mm डायमीटर का एक रिड्यूसर सॉकेट यूज करना है। यहाँ पे हमारा 2 काम कंप्लीट हो गया कि हमने बोरिंग कर लिया, उसके बाद हमें जो बोरिंग हुआ है उस पाइप को हमने मोटर से कनेक्ट कर लिया। मोटर से कनेक्ट करने के बाद अब मोटर को उससे जो केबल निकालना था वायर वो भी निकाल दिया। अब उसको इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करना है तो उसके लिए भी इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो भी होता है वो सारा इलेक्ट्रिसिटी का पावर लेना पड़ेगा। तो वो यहाँ पे दिया हुआ है कि माउंटेड आउटडोर टाइप LT फीडर पिलर एक लगाना है सिंगल फेज का। तो हमें जो पोल है इलेक्ट्रिसिटी वाला वहाँ से सिंगल फेज का एक पिलर लगाना है और कनेक्ट करना है, जिसमें 220 वोल्ट 3 फेज का वो होना चाहिए। ठीक है। सिंगल फेज स्टार्टर जो कंट्रोल पैनल होता है जो कि ऑपरेट करता है, 2 स्टार्टर जो होता है वो मोटर को ऑपरेट करता है। तो स्टार्टर के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है जो कि सिंगल फेज का होना चाहिए, 220 वोल्ट का होना चाहिए और 3 फेज का होना चाहिए इसमें। तो इसके लिए स्टार्टर एक यूज करना है, जो खरीदना है उसको यहाँ पे मेजरमेंट दिया हुआ है कि उसका क्या कैपेसिटी होना चाहिए, तो वो आप यहाँ से देख के वैसा आप खरीद सकते हैं। फिर यहाँ पे पाउडर कोटेड पेंटिंग विद फॉलोइंग एसेसरीज, तो 90 से 220 वोल्ट रेंज वाला सिंगल फेज 7.5 kVA ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर का यूज यहाँ पे करना है एक तो, मतलब कि पावर सप्लाई के लिए आपको यहाँ पे एक स्टार्टर कंट्रोल पैनल लेना है, उसके बाद एक 90 से 220 वोल्ट रेंज वाला 5 kV का एक स्टेबलाइजर यूज करना है। उसके बाद सुटेबल सिंगल फेज स्टार्टर कंट्रोल पैनल एवं द मोटर, जो हमारा मतलब 3 फेज का मोटर है उसके लिए वही जो मैंने बताया कि 2 चीज़ यहाँ पे ज़रूरी है, एक तो स्टेबलाइजर जो कि 7.5 kV का होना चाहिए और दूसरा स्टार्टर सिंगल फेज स्टार्टर कंट्रोल पैनल यूज करना है। उसके बाद यहाँ पे कॉपर सर्विस केबल फ्रॉम 2.5 mm का कॉपर सर्विस केबल यूज करना है। यहाँ पे जो पूरा डिटेल इंग्लिश में लिखा हुआ है इसका लगभग ट्रांसलेशन हिंदी में आपको यहाँ पे इस पेज पे मिल रहा है। आप अगर इंग्लिश में पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो आप यहाँ पे इसको हिंदी में समझ सकते हैं। उसके नीचे वाले में हमें चैम्बर बनाना है, जो चैम्बर होता है वाटर सप्लाई के लिए, उस चैम्बर को यहाँ पे रेडी करना है। तो उस चैम्बर को रेडी करने में हमें क्या क्या यूज करना है, और ये चैम्बर बनाना है, इस चैम्बर को बनाने में जो भी यूज हो रहा है, कैसे हमें सैंड फिल करना है, कैसे इवैक्यूएशन करना है, कैसे सोलिंग करना है, तो उसके बारे में पूरा यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है कि सोलिंग में क्या यूज होना है, शटरिंग में क्या करना है, तो और वॉल कैसे हमें रेडी करना है, उसका कितना थिकनेस होना चाहिए, तो वो पूरा यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है सिंपल लैंग्वेज में, आप इसको पढ़ के समझ सकते हैं। वाटर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो यहाँ पे यूज होने वाला है उनके सारे जो डिटेल्स हैं यहाँ पे दिए हुए हैं कि अवेलेबल जो भी हमारा फिटिंग करना है, GI पाइप लगाना है, फिक्स करना है, वो सारा कैसे लगेगा, कितने डायमीटर का पाइप होगा, कितने mm का पाइप होगा, उसके बारे में सारा यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो हमें वो लगाना है, पाइप डालने हैं रोड के अंदर कटिंग करके, तो वो 15 इंचेज से के अंदर में होना चाहिए, नीचे होना चाहिए, और उनके अगल बगल का जो एरिया होना चाहिए वो 10 स्क्वायर मीटर का होना चाहिए। तो वो सारा यहाँ पे दिया हुआ है कि कैसे कैसे करना है। और उसके बाद
जो ऊपर वाला है इनको हिंदी में आप यहाँ से पढ़ सकते हैं कि क्या वहाँ पे लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हाउस सर्विस कनेक्शन, हमें हाउस सर्विस का जो कनेक्शन करना है तो उनके बारे में फिर यहाँ पे दिया हुआ है कि जो पाइप्स है वो कैसे होने चाहिए। तो वहाँ पे हमें MDPE पाइप का यूज करना है, जो कि 20 mm डाया वाला नॉमिनल बोर होता है, उसके लिए वहाँ पे यूज करना है MDPE पाइप का। फिर हमें 15 mm डाया नॉमिनल बोर का यूज करना है। तो जब हम घर में नल लगाते हैं तो उस नल के पास जो हम कंक्रीट से ढलाई करवाते हैं तो उसका यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है कि उस ढलाई का क्या रेशियो होना चाहिए। तो 1:2:4 का रेशियो है, मतलब एक सीमेंट 2 कोर्स सैंड, मतलब एक सीमेंट 2 सैंड मतलब रेत बालू और 4 स्टोन होना चाहिए। तो अगर मेजर करते हैं टीन से तो 4 टीन अगर हम ले रहे हैं गिट्टी तो 2 टीन वहाँ पे होना चाहिए बालू और 1 टीन होना चाहिए वहाँ पे सीमेंट। तो यहाँ पे इस रेशियो में यूज करना है, हमारा जो मसाला बनेगा उसका यहाँ पे यूज करना है। तो वो यहाँ पे दिया हुआ है और इसी से हमें ढलाई करवानी है। जितना भी यहाँ पे दिया हुआ है कि जितना भी हम काम करेंगे उन सबको साथ में फिनिश करते चलना है। और जो रोड के अंदर में पाइप्स डली हुई है तो उनको तब तक नहीं ढलाई करवाना है जब तक कि चेक ना हो जाए कि लीकेज कहाँ पे है। सारा लीकेज चेक करने के बाद लास्ट में हमें वहाँ पे ढलाई करवानी है। और ये ध्यान देना है कि जहाँ पे कनेक्शंस है पाइप में वहाँ पे एक चैम्बर बना होना चाहिए, जो कि जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसको वहाँ से चेक कर सकते हैं। आपको फिर से रोड को तोड़ना ना पड़े या जो आपने वहाँ पे कंक्रीट की ढलाई करवाई है उसको तोड़ना ना पड़े। तो बाकी सारे इसमें उसके डिटेल्स यहाँ पे दिए हुए हैं कि क्या कराना है, कितना वो लंबा चौड़ा होना चाहिए, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो टैंक लगाना है हमें 10,000 लीटर का वो PVC टैंक होना चाहिए। उस टैंक के बारे में पूरा यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है। फिर उसको जिस टावर पे रखते हैं हम जो उस टैंक को, तो उस टावर का कैसे निर्माण कराना है वो यहाँ पे दिया हुआ है। फिर यहाँ पे दिया हुआ है कि जब हम वो टावर बनाएंगे जिस पे टैंक रखेंगे 10,000 लीटर का, वो उसका कैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है कि 16 मीटर का जो लंबाई चौड़ाई वाला जो उसका फाउंडेशन होना चाहिए उस टावर का, कंक्रीट का बना हुआ। तो उसका यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है पूरा कि हाँ 2x15.6 इंचेज का होना चाहिए, उसमें कैसा वॉल होना चाहिए, किस टाइप का वो बनाना है। तो वो सारी डिटेल्स यहाँ पे ये दी हुई है। उसके बाद फिर यहाँ बताया जा रहा है कि जो छज्जा बनेगा, जो लेयर्स होंगे वॉल के, वो कैसा होना चाहिए। तो वो सारी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है। और इस पूरे डॉक्यूमेंट को पढ़ने के बाद यही पता चलता है कि जो हमें वो टावर रेडी करना है वो टावर सीमेंटेड होना चाहिए, एक्चुअली कंक्रीट से बना हुआ होना चाहिए। और जहाँ जहाँ पे ज़रूरी पड़े उसमें लोहे का वहाँ पे यूज लोहा करना है, लेकिन ज़्यादातर वो सीमेंटेड होना चाहिए। उसका कैसा पिलर होना चाहिए, कितना रेडियस का मोटा चौड़ा पिलर होना चाहिए, कितने चौड़ाई का वहाँ पे दीवार होना चाहिए, उनके बारे में सारा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। ये वॉल का डिजाइन है। फिर उसके बाद जब पूरा रेडी हो जाएगा तो उसके बाद जो ऊपर रेलिंग करवाना है वो रेलिंग कैसा होना चाहिए, कितना लंबा चौड़ा होना चाहिए। और साथ में इसमें ये भी बोला गया है कि ध्यान देना है हमें कि जो हमारा हो रहा है, जहाँ जिस जगह पे वो काम हो रहा है, पिलर बन रहा है और साथ में वो टावर बन रहा है, उस जगह का नीचे का जो मिट्टी है वो उस लेवल का होना चाहिए कि बाद में वो धंसे ना और वहाँ पे पानी का के कारण वो गिरे ना। तो इसलिए वो नीचे से कितना लेके आना है, फाउंडेशन कैसा होना चाहिए, कितना गहराई से उस पिलर को निकालना है, वो सारा यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है। वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। उसको स्लैब बनाना है रूफ का, वो कैसा होना चाहिए, तो वो सारा छज्जा कैसा होना चाहिए, किस टाइप का बनाना है, उस पर चढ़ने के लिए ऊपर कैसा सीढ़ी बनाना है, वो सारा चीज़ यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है। बस टोटल मिला के इसमें यही बातें बताई गई हैं कि कैसे हमें रेडी करवाना है, पहले बोरिंग करवाना है, उसके बाद मोटर लगाना है, फिर मोटर में इलेक्ट्रिक सप्लाई कराना है। सप्लाई करने के बाद वहाँ पे चैम्बर रेडी करना है जिसमें पानी का पूरा स्टोर हो।
उसके वो चैम्बर जो होगा पानी स्टोरेज के लिए नहीं होगा, एक्चुअल में जो पानी सप्लाई होता है उसका चैम्बर होगा, जहाँ पे कनेक्शंस होंगे सारे पाइप्स के, तो उसके लिए रेडी करवाना है। उसके बाद उसमें जो भी मोटर डालना है वो कितने लेंथ के नीचे होगा वो सारा इसमें डिटेल दिया हुआ है कि हाँ 35 मीटर नीचे होना चाहिए मोटर, 150 मीटर का गहरा होना चाहिए जो हमारा बोरिंग है वो, तो वो डिटेल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। उसके बाद जो कनेक्शंस करना है पाइप का घर घर में, वहाँ पे जो रेशियो है सीमेंट के, बालू के और गिट्टी के, उनके बारे में यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है, तो उन सबको फॉलो करना है। और जहाँ जहाँ हमने लगाना है वो पाइप्स रोड में, रोड कटिंग करके, तो वो ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे रोड कटिंग करने में रोड से 15 इंच गहरा एटलीस्ट होना चाहिए जो हम पाइप उसमें डाल रहे हैं। और जहाँ जहाँ पाइप का कनेक्शंस होगा वहाँ पे एक चैम्बर बनाना है छोटा सा, ताकि हम फ्यूचर में अगर कहीं लीकेज होता है तो उसको वहाँ से ठीक कर सकें। और लास्ट में जितना हमें रोड कट किया है उसको फिर से हमें ढलाई करवाना है, तो ढलाई करवाने से पहले हमें फिर एक कनेक्शन पानी का चेक कर लेना है कहीं से लीकेज तो नहीं है, तभी ढलाई करवाना है। बस यही सारी बातें बताई गई हैं। फिर वहाँ पे किस टाइप का नल लगाना है, कौन सा पाइप यूज करना है, ये सब यहाँ पे बताया हुआ है। तो टोटल यही है। फिर टैंक 10,000 लीटर का जो लगाना है वो